कुछ लोगों ने भद्रता की गालियां लोगों ने दिया। ये कौन है? ये विपक्षी हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में और हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं कि जो एक वकील भी हैं और जो पीएचडी किए हुए भी हैं और जो लालगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी के उम्मीदवार भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं डॉक्टर प्रमोद जी से। डॉक्टर प्रमोद जी, आप जैसे लालगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के दावेदार भी हैं और आपकी छवि भी क्षेत्र के अंदर जब आप प्रमुख थे तब भी बेहतर थी और आज भी बेहतर है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जैसे मैं लालगंज का ब्लॉक प्रमुख था 2005 से 2011 तक, और मैंने कभी धर्म जात को मैंने बांट करके मैंने राजनीति नहीं किया। मैंने सबको साथ लेकर के चला और जिस मैं पार्टी में हूं उस पार्टी का यह नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं उसी आधार में चलता हूं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब मेरे भाई हैं, मैं सबसे मिलता जुलता रहा। और यही वजह है कि यहाँ की जनता जो मुझे ढेर सारा प्यार देती है, इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि हम लोग समाज से जुड़ करके, न कि हम लोग बिखराव या तोड़ करके हम लोग बात करते हैं या राजनीति करते हैं, इसलिए जनता हमारा साथ देती है। अच्छा, एक चीज और कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है जी, तो चुनाव में होना ये चाहिए कि आप विकास और डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, कानून व्यवस्था पे बात करें। लेकिन देखने को ये मिलता है कि जैसे चुनाव आता है तो सारी ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करती है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाती है। उसके बारे में आप क्या कहें? जैसा आपने कहा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये निरंतर चले आ रहा है, ये परंपराएं बनी हुई हैं कि जब भी कोई सत्ता में पार्टी होती है तो ये विपक्षियों का ये बौखलाहट होता है कि यदि मैं विकास की बात करूंगा, चूंकि जो सरकार, जो भी सरकार होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो सदैव उसने अपना विकास का ही उसने मुद्दा, हाईवे हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉलेज हो, यानी हर तरह का उसने विकास का ही उसने काम किया है। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, इसलिए वो तमाम आनंद फनन की बात करते हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है तो जब मुद्दा ही नहीं रहेगा तो बात क्या करेंगे? अपने को दिखाने के लिए या जानने के लिए, या हमें भी कोई जाने कि हमारी भी कोई पार्टी है, नहीं अगर हम उस पर कोई अंगुली उठाएंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं, वो निरंतर उनका चलता रहता है। विपक्षियों का यह कार्य ही है, यह बौखलाहट उनकी है। अच्छा, और जिस तरीके से ये देखा गया था कि अभी कुछ दिन पहले जी, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के ऊपर टिप्पणी की गई थी और उसके अंदर 2 युवाओं की गिरफ्तारी भी हुई थी, शायद मेरे ख्याल से बरदा थाने का मसला है जी। तो अभी बीच में शायद आपने सुना भी होगा, तो करने वाले टिप्पणी तो देश के पीएम सीएम सारे लोगों पे करते हैं, तो जब कार्रवाई होना है तो सब पे हो, नहीं तो ये तो लोकतंत्र है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। तो एक पक्ष पे कार्रवाई हो बाकी दूसरे पक्ष पे ना हो, तो क्या ये बेहतर है? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, और मैंने संभवतः आपके चैनल को ही देख करके, जो आप बता रहे हैं, मैंने आपके चैनल को देख करके ही मैंने देखा। उसमें सबसे पहले तो जब कोई व्यक्ति सामाजिक हो, बड़े स्तर पे हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, जब बड़ा नेता के ऊपर सबसे पहले टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो ये उनके तुच्छ मानसिकता का यह परिचय है। और जैसा कि आपने देखा कि बरदा थाना की जो आपने बात किया है, मुझे ये जानकारी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था या जो भी रहा हो, लेकिन विपक्षियों के कहीं चाल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की। लेकिन जहां शासन की बात कर रहे हैं आप हैं, तो यदि वो भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता रहा होगा, यदि उसने, आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पे या डिम्पल यादव पे उन्हें अभद्र टिप्पणी किया, आपके माध्यम से जहां तक मुझे जानकारी हुई है, उसको सजा मिली, वो जेल गया। लेकिन ऐसे बड़े भी नेता हैं, अन्य दलों के ऐसे भी बड़े नेता हैं जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बकते हैं, हमारे योगी महाराज मुख्यमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बकते हैं। तो यह सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो बड़े नेता हैं,
जो सम्मानित नेता हैं उन पर तो ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई टिप्पणी करता, चाहे किसी जाति वर्ग, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैंने और भी ये सुना था कि बीएसपी के, भारतीय बहुजन समाज पार्टी के लोग जो तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं, सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी जो अपने को कहते बहुजन समाज पार्टी, लेकिन इसी पार्टी का एक, जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने न्यूज में भी देखा था, पत्र में भी मैंने, न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा था, समाचार में मैंने देखा था, आपके चैनल माध्यम से मैंने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी का एक नारा हुआ करता था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। किसको? जैसे उनका एक नारा था बहुजन समाज पार्टी का कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो निश्चित तौर से जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है, जातिवाद, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, वह यदि समाज को जोड़ने की बात करता है तो यह दो अर्थी बातें हो गई, दो अर्थी भाषाएं हो गई। और आज किस समाज की वो बात करते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं बहुजन समाज पार्टी न होकर के इसका नाम बदल कर बहुजन बेसहुर पार्टी। तो लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो कहती है हम अपने दल पे 403 सीटों जीत के लाएंगे, यूपी में सरकार बनाएंगे। मेरे भैया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इतनी ही अच्छी वो पार्टी होती तो आप तमाम देख रहे हैं ना, इसके जितने विधायक हैं, नेता हैं, रोजाना पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं। कहीं टिकट लेने के मामले में कहीं पैसे की वसूली हो रही है। आपने अभी इसके बड़े नेता थे माननीय नसीमुल सिद्दीकी जी का आपने बयान सुना होगा। अभी यहाँ ये यहाँ के विधायक थे मुबारकपुर के गुड्डू जमाली जी, आपने देखा होगा। रोजाना तो टूट हो रही है, कहाँ कोई रह गया है? अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ये तमाम मुद्दों की बात, विकास के मुद्दों की बात करते हैं, कुशासन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात की। 2012 के बाद या 14 के बाद कह लीजिए, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए, तभी से देश की जो दशा और दिशा दोनों बदली है। आप बगल बगल में नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, यहाँ पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में रोडों का जाल बिछा हुआ है। क्या इसके पहले किसी सरकार नहीं थी? नहीं, सरकारें तो बहुत ही, देश को आजाद होके भी 75 साल हो गए। ये तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको महसूस किया, गरीबी को महसूस उन्होंने किया। अभी उज्ज्वला योजना के तहत लोगों के घरों घरों तक गैस फ्री कनेक्शन बांटने का उन्होंने काम किया। और तमाम जैसे ये रोड बने, हॉस्पिटल बने, और ये धारा 370 का आपने देखा, ये एक मुद्दा जो बना करता था, जो अक्सर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई किया करते थे, ये राजनीतिक एक माहौल बनाकर रखते थे, मुसलमानों को डरवाने का काम करते थे कि अन्य सरकारें आएगी तो आप सुरक्षित नहीं है। मैं जरा जानना चाहता हूं कि जब से बाबा योगी नाथ की सरकार आई है, कितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं? इसके पूर्ववर्ती सरकारों में आप देख लीजिए तो तमाम दंगे हुए हैं। लेकिन जब से सरकार आई तब से अभी मुझे तो नहीं दिखाई देता कि कोई दंगे हिंदू मुसलमान में हुए हों। जो भी कार्य हुआ है, चाहे आप बाबरी मस्जिद की आप ले लीजिए, इसको बार बार कोर्ट कहती थी कि मिल बैठ करके सलटा लीजिए। इस कार्य को अगर किसी ने सलटाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह आपसी भाईचारा बैठ करके इस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया है। और इस मुद्दे के बाद अब विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि अब मैं हिंदू मुस्लिम को कैसे मैं लड़ाऊं। हिंदू मुस्लिम लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी में सेक रहे थे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, एक चीज और आपसे कि जैसे अभी कोरोना का तीसरा वेरिएंट आ गया है, और ये हमारे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग इससे प्रभावित हैं, और जिस तेजी से वो फैल रहा है उसको देखते हुए कई राज्यों की सरकार ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया। अब जैसे महाराष्ट्र में धारा 144 भी लागू हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी मेरे ख्याल से शायद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो हैं इसको एक मजाक के उसमें ले रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, आप वकील भी हैं और एक आप पीएचडी किए हुए पढ़े लिखे इंसान है, तो इस चीज को एक पढ़ा लिखा इंसान बेहतर समझ सकता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक कोरोना काल में आपने देखा कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा था, हम तो धन्यवाद देते हैं हमारे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को नेतृत्व करने का मौका मिला। हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ की जनता को
जो हमारे प्रदेश को माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हमें मिला। मैं समझता हूं कि जिस तरह से लोगों ने कंट्रोल किया कोरोना काल में, यदि यह नहीं होते तो स्थितियां मेरे भाई कुछ और ही होती। जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया तो लोगों ने इसको मजाक में लिया, कुछ लोगों ने भद्रता की गालियां लोगों ने दिया। ये कौन है? ये विपक्षी हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। अभी मैंने भी सुना था, जब अभी ये कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बयान मैंने सुना था। नहीं, अच्छा आपने ध्यान दिया, अब तो राष्ट्रीय समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी कोरोना रिपोर्ट आ गई कि उनको और उनकी मिसेस को भी कोरोना है। मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जिस आप बात जो पूछ रहे हैं मैं उसके पर भी आ रहा हूं, थोड़ा मुझे बता लेने दीजिए। जी जी। जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी न्यूज चैनल से उन्होंने कहा था कि आप लोग जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो आप लोग वैक्सीन मत लगवाइए, यह भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मेरी सरकार आएगी तो मैं फ्री में वैक्सीन लगवाऊंगा। मैं जरा जानना, आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी जो वैक्सीन लगी हो, क्या कहीं उस पर भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है? नहीं, फ्री वैक्सीन, फ्री इन कास्ट रही है, चाहे वो किसी जाति धर्म को, मैंने नहीं कहा कि सिर्फ सारे लोगों के लिए था, लेकिन फिर ये कहां से कि समाजवादी की सरकार आएगी तो फ्री वैक्सीन लगेगी? नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने कहा कि आप लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन मैंने इसी चैनल के माध्यम से देखा था कि वो उनके पिता जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जब कोरोना हुआ था उन्होंने वैक्सीन लगवाया और उन्होंने कहा कि आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी तक अपने कार्यकर्ताओं को मना तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा कि आप लोग जाकर के वैक्सीन को लगवा लीजिए। तो क्या यह जनता के जांच के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? ये उनकी एक पॉलिटिक्स नहीं है? जब जनता ही नहीं रहेगी तो फिर आप किसके भरोसे आप पॉलिटिक्स करेंगे? बराबर। नंबर एक। दूसरी चीज कि जब ये अभी यहाँ के आजमगढ़ के सांसद हैं, वह मैं समझता हूं कि हम धन्य हैं ऐसे प्रधानमंत्री को पा करके, माननीय नरेंद्र भाई मोदी को पा करके। जितनी बार कोई भी सांसद किसी पार्टी का हो अपने क्षेत्र में नहीं आया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कई बार अपने संसदीय क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, उत्तर प्रदेश का दौरा किया, 100 समथिंग कुछ उन्होंने दौरा किया। यह तो बहुत गर्व की बात है। कोरोना का भी यही देखने नहीं आया, जहां की जनता ने उनको जिताने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया, एक बार भी वो नहीं आया कि हमारी जनता जी रही कि मर रही है। लेकिन वहीं हमारे योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार आए आजमगढ़, जबकि उनका यह विधान लोकसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन एज मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जनता को अपना समझा, अपना परिवार समझ करके लोगों का हॉस्पिटलों मिले, वहां तक पहुंचे, जो भी उनसे सुविधा हो पाई पहुंचाने का कार्य किया। ये हम धन्य है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में मिला और हमारे देश को नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री। पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये तो भाजपाइयों की चाल है। अगर ये भाजपाइयों की चाल है तो आपको कोरोना पॉजिटिव आप कैसे हो गए? ये भी एक सवाल उठता है अपने आप में। पहले तो आप कहते थे कि ये कोरोना होना कुछ नहीं है, जनता इतनी ज्यादा मर गई, सारा चीज हुआ, तब कोरोना नहीं था। और आज आपको कोरोना होगा तो आपको, जब आप पे पड़ रही है तो आपको तकलीफ हो रही है, जब जनता त्राह त्राह करके मर रही थी तो आपको तकलीफ नहीं हो रही थी? आपने महसूस नहीं किया इसको? तो मेरे भैया, और जहां तक ये कह रहे में क्वारंटाइन हो गए हैं, जब पहली बार भी जब ऐसी कोरोना की जब लहर आई थी तो अपने आप को क्वारंटाइन हो गए थे। आज ये तीसरी लहर आ रही है तो फिर अपने आप को वो 3 दिन के लिए बता रहे हैं कि हम क्वारंटाइन हो गए हैं। निश्चित तौर से ये उनका सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। वह देख चुके हैं कि जनता अब मेरे साथ नहीं है, वो पैसे पर रिचार्ज करके जनता जुटाई जा रही है। अब जनता उनके भी समझ चुकी है कि वो क्या करने वाले हैं, इसलिए जनता सबसे ज्यादा अगर विश्वास करती है तो हमारे देश की जनता वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी पर, और प्रदेश की जनता अगर विश्वास करती है तो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास करती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से कोरोना का तीसरा वेरिएंट आ गया है, तो उसमें हमारे देश की जनता, क्योंकि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, वकील भी हैं और पीएचडी भी हैं, तो आपकी देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह एक
जिस तरह से पहली लहर आई थी कोरोना की, लोगों ने उसका पालन किया, संघर्ष किया, जो भी गाइडलाइंस थी उसका लोगों ने पालन किया, जिसकी वजह से हम आप आज आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। तो मैं यह कहूंगा कि दवाई भी, कड़ाई भी, और अगर जो मास्क भी यह जरूरी है। तो यदि उसमें अगर जो भाई वैक्सीन नहीं लगवाए हों वो लगवा लें, और जो गाइडलाइंस है कोरोना की उसका पालन करें, तो निश्चित तौर से हम लोग तीसरी लहर को भी हम लोग आसानी से इसको क्रॉस कर जाएंगे। धन्यवाद आपका। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ में लालगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और लालगंज के विधायक के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर प्रमोद सरोज जी थे। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ में जाबिर शेख परहारी।